हम बात करेंगे एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत से, एक ऐसे इंसान से जिसको आप टीवी पे कम देखते हैं, लेकिन जब भी आते हैं टीवी पे तो सिर्फ सच बोलते हैं और हक का साथ देते हैं और किसी का साथ देते हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा पीर सैयद इस्माइल शाह राष्ट्रीय साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच राष्ट्रीय साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है मुझे आपसे जानना, कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने तमाम तरह अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, जितने भी उनके इत्तेहादी थे, एमक्यूएम हो गया, JUIFA हो गए, सब कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जुल्म हो गया हमारे साथ। आपने बड़ी मेहनत की है, वर्क की है, जिसकी वजह से GDA सेकंड पोजीशन में है इस वक्त सिंध में। क्या आपने देखा? फर्स्ट हैंड रिपोर्ट में आपसे जानना चाहता हूं, क्या हुआ इलेक्शंस में? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बुलाया शो पे और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो सच है, जो मैं एक्सपीरियंस करके अभी कल रात ही आया हूँ खैरपुर से। तो फर्स्ट फेज़ जो बल्दियाती इलेक्शन का हुआ, तो हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूट्रल रहेगा किस्सा। हमने इलेक्शन कमीशन में भी काफ़ी दरख्वास्तें दी कि जो DC को उन्होंने DRO बनाया और असिस्टेंट कमिश्नर को उन्होंने RO बनाया, ये इनके मशीनरी के हिस्से थे। तो हमें खदशात थे कि ये धांधली कराएंगे हर चीज़, लेकिन हमारी सारी दरख्वास्तें रिजेक्ट होती रही। तो इलेक्शन का जो पोलिंग डे था, उस दिन भी हमने यही एक्सपीरियंस किया कि मिसाल अब किसी कहते हैं ना क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब वो बात नहीं है। बात ये है कि रिजल्ट जो आए, जो हम हारे ठीक है, लेकिन जो हम जीते उसके अंदर भी रीपोलिंगें करा के, रिकाउंटिंगें करा के, डबल ठप्पे मार के RO ने, DRO ने, जबकि इनको इख्तियार भी नहीं है। ये सिर्फ RO DRO सेम इलेक्शन के डे तक थे, अगले दिन रिकाउंटिंग का इनको इख्तियार ही नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन कराती या इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बना है वो कराता। इन्होंने हमारे जीते यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी जो 50 वोट से जीते हैं, इन्होंने 70 रिजेक्ट करके 20 से अपने जिता दिए। तो सब गए हैं ट्रिब्यूनल में, इस्लामाबाद भी गए हैं। तो बेसिकली ऐसी इलेक्शन जो हमने भी एक्सपीरियंस की है, तो बेहतर था कि इलेक्शन ये कराते ही नहीं, क्योंकि जब इनके इत्तेहादी जो PDM है, MQM भी उसका हिस्सा है, JUI भी उसका हिस्सा है, जब वो चिल्ला रहे हैं, उनका तो इस फेज में कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट फेज में कराची हैदराबाद आएगा, जहां पे ये स्टेक होल्डर्स हैं। आपके बंदों को भी उठाया गया कि कहा जा रहा था आर्मी होगी हर पोलिंग स्टेशन पे। हमने दरखास्त दी थी, हमें आगे से मतलब ग्रीन सिग्नल मिला कि आपके लिए रेंजर्स के और फौज जो है अंदर बाहर पोलिंग की होगी, जो कि इलेक्शन दिन हम शाम तक इंतजार करते रहे। पुलिस आ रही थी और जहां देख रही थी कि हमारी अक्सरियत है, वहां पे पोलिंग बंद करा रही थी। तो बेसिकली हम स्टेट के खिलाफ समझे, मतलब अपने मुल्क के अंदर हम मुल्क के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। तो वही बात है जो अब स्टेट विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट एंड इन अ वेरी बैड स्टेट। लेकिन शाह साहब, अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में आगे जनरल इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं, किस तरह मुकाबला होगा? जमहूरियत तो नहीं हुई है, ये सिलेक्शन हुई है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और बात यह है कि ओवरऑल जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसा है वैसा है, जो जिस स्टेट में आज हैं हम, आपको लगता है कि अगले 2 महीने 3 महीने के बाद हम सर्वाइव कर पाएंगे? बहुत मुश्किल। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ऐसे हालात में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पेट्रोल देखें, डॉलर देखें, मतलब वी आर एंडिंग नोवेयर। आप सर काफी आई थिंक 5th और 6th जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन इन योर फैमिली। माशाल्लाह से आपका खानवादा किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप हजरत रोज़े धड़ी शेख अब्दुल राशिद रहमतुल्लाह अलैह के घराने से हैं और बहुत बड़े वो हस्ती हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब थे पाकिस्तान में, और उनके 2000 खलीफा थे, और उसी उनकी बड़ी कमाई है जिसकी वजह से सिंध की धरती पे अल्लाह की रहमत रहती है, बरकत रहती है। शाह साहब, इस वक्त सिंध का हाल आपसे मुझसे ढका छुपा नहीं, हम दोनों सिंध से ताल्लुक रखते हैं। कंटिन्यूसली सिंध डिक्लाइन कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। हेल्थ फैसिलिटी, पानी का सूरत हाल हो, फार्मर की कंडीशन हो, राइट्स नहीं है, कोई हुकूक उनके पास नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो मोनोपोली है कैसे टूटेगी सर? देखिए, ये मोनोपोली तभी टूटेगी जब साफ शफाफ इलेक्शन होगी। अवाम ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। यही वजह है कि इनको अपनी मशीनरी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ी। पिछली इलेक्शन में भी जो 2018 की थी, उसके अंदर भी जो जीता, जो हारा, नंबर 3 पे पूरे पाकिस्तान के अंदर रिजेक्टेड वोट्स थे। तो हमारी आवाम कोई पहली इलेक्शन या दूसरी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। वोटर को पता है कि तीर पे ठप्पा मारना है, कि सितारे पे मारना है, कि पतंग पे मारना है या बल्ले पे मारना है। तो 9,000 10,000 वोट MP जो उठाता ही 30-32 हज़ार है, तो मतलब आपका 1/3 जो है 10,000 9,000 वोट अगर रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो जो रूलिंग पार्टी है उसके तो रिजेक्ट नहीं हो रहे ना, जो उनके मुखालिफ है उन्हीं के हो रहे हैं। तो अभी भी देखें, जो जीत के आए उनको
रीपोलिंग उनकी हो रही है, और हम जो हारे हैं 10-15 वोट पे, वो हम दरखास्तें दे दे के मर गए हैं। उन्होंने कहीं रीपोलिंग या रिकाउंटिंग हमारी की ही नहीं है। शाह साहब, एक बहुत ओपनली हमेशा से जो है बात की जाती थी, पहले थोड़ी ढके छुपे अल्फाज में की जाती थी, अभी इमरान खान की इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद खुल के की जा रही है, वो है न्यूट्रल, थर्ड एम्पायर, कोई चेरी ब्लॉसम, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारे होते हैं। ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट कि अब हालात बेहतरी की तरफ आए। अब कब तक ये रिवायत बरकरार रहेगी, कब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा शाह साहब? ये तो हमें भी इंतजार है कि सिस्टम सही पटड़ी पे आ जाए। बहुत हो गया है, 2008 से जो हुकूमत बनी, मोहतरमा की शहादत, कहते हैं ना हाथी जिंदा लाख का मरा 1.25 लाख का, तो जो 2008 में हुकूमत बनी और जब सदर जरदारी साहब बन गए जी, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, बिल्कुल पूरे 5 साल इनका जी ही रहा, भले गिलानी साहब 4 साल चले, फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ आए। तो इन्होंने क्या कर लिया सिंध के लिए? आज मिसाल तौर ये बोलते हैं कि इमरान खान या मिसाल तौर नवाज शरीफ या अब शहबाज शरीफ सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक करते हैं। तुम लोगों ने क्या किया भाई? सदर भी आप थे, प्राइम मिनिस्टर भी आप थे, आपने सिंध को क्या दिया? और मुझे याद है उस इलेक्शन में भी शाह साहब आपके ऊपर अटैक्स हुए थे और आपको काफी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की थी, फायरिंग के वाकयात भी थे। आपको हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है इलेक्शंस में कि इस्माइल शाह साहब को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम काफी सारी जो उनका वर्क है, जो उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको रोक लेंगे। क्या ऐसा है? लेकिन हर किसी को मरना है, बेशक, तो बहुत इस बड़ा। बात से मैं डरता नहीं, वरना मैं सियासत में आता ही नहीं। मेरे पे एक नहीं 3-4 हमले हुए हैं, जी हाँ। 2015 में, 2012 में, 13 में। तो आपसे क्यों डरते हैं इतना? क्या थ्रेट क्या है? आप बस आपसे वो क्यों कहते हैं उनको डर ना, लगता है? इज़्ज़त-तशा ज़िल-मंतशा। बेशक, हाँ, रब तो बस इज्जत देने अल्लाह ही वाला, है लेने इज्जत और वाला है। जिल्लत का मालिक। तो हमारे कदम नहीं ना कांप रही हैं टांगे ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा, खुमैनी की हुकूमत ख़त्म हो गई, शाह ऑफ ईरान ख़त्म हो गया, सद्दाम हुसैन ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। शाह साहब, आपकी जो जनरेशन है और आपकी जो आपकी हम उम्र सियासतदान है, बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पावर में आएंगे तो वो बेनजीर भुट्टो की छवि बनेंगे, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की छवि बनेंगे। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट वो कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की छवि बने और वो बिल्कुल अपनी लेगेसी को कुछ भूल से गए। इसी तरह दूसरे भी जो यंग पॉलिटिशियन सामने आ रहे हैं वो वैल्यूज नहीं देखते कि इस जमाने के, इस दौर के हिसाब से हमें अपने मुल्क की खिदमत और लोगों की खिदमत कैसे करनी है। वो ये सोचते हैं कि हम अपने बाप दादा की और पार्टी की जो मौरूसी सियासत है उसी को आगे लेकर कैसे बढ़े। ये एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है। प्रॉब्लम बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना, जब एक हादसा हुआ, मोहतरमा शहीद हो गई, जी सर। बिलावल को आना पड़ा जी सर। पाकिस्तान, जरदारी साहब भी पाकिस्तान में नहीं थे, इलेक्शन पोस्टपोन हुई, फिर इनके नाम में भुट्टो जरदारी लग गया। जी हाँ। सही है। उस टाइम पे आपको याद होगा फखरे आलम भी एडवाइजर थे इनके। जी जी जी। फिर इन्होंने सिंध फेस्टिवल भी किया था। मोहनजोदड़ो में। हाँ, बड़ा खर्चा हुआ था। बिल्कुल सर, पैसे जाया हुए थे और हमारे नवादरात भी जाया हुए हाँ, थे। इनको बड़े मजे आए, इन्होंने बड़ी पार्टी की एंजॉय किया। तो मकसद ये है कि हर चीज़ की जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो यू कांट सक्सीड इन लाइफ। बिल्कुल सही। तो आपको कहते हैं ना, आपको पाने के लिए खोना पड़ता है। तो मैंने जिस दिन से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, और बहुत से मसले और हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी मतलब जो चेंज करने की ज़रूरत है, वो बड़ा उसको स्टडी किया है, अपने आप को सही ट्रैक पे रखने के लिए बड़ी मेहनत की है। तो इनको आए हैं वो विद गोल्डन स्पून इन द माउथ। तो ये बैठे हुए हैं, सीएम इनके एक फ़ोन कॉल अवे है, होम मिनिस्टर, एसएसपी, डीआईजी, आईजी। तो इनको कदर कैसे होगी कि अवाम क्या कर रही है, अवाम की रसाई है इन तक? बिल्कुल भी इनके नहीं। अपने मिनिस्टर्स या एमपी एमएनएस मिल सकते हैं इनसे? नहीं। तो कैसे रियलाइज करेंगे ये कि क्या ज़रूरत किस चीज़ की है? जब तक आप अवाम के अंदर, मैं तकरीर कर दूं, अवाम ने सुनी नहीं सुनी, मुझे क्या चल रहा है पता कि अवाम के मसले क्या हैं? जी हाँ। जब तक आपका प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगा अवाम से, आप खामा का ठेकेदार बने हुए हैं। आप जमहूरी पार्टी, आप ही हैं, आप ही ने ठेका उठाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान हकूक आप ही देंगे, बाकी क्या देंगे भाई? आप बताएं। मुशर्रफ का दौर था, भले डिक्टेटर का था, जब तक वो सदर पाकिस्तान था, आप देखें कराची के अंदर अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स, जी हाँ। कितना कुछ मतलब उस दौर में हुआ। उस टाइम पे आपने कभी सुना कि इतने सारे वजीर करप्शन में इन्वॉल्व? नहीं। इन्होंने तो अब अपने वजीरों को बचाने के लिए नैब को भी कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया, दफन कर दिया। मैं तो अब कहूँगा। आप देखें ना कि अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? सर एक बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि पीएमएलएफ की जो हिस्ट्री है, जो हमारे पीर साहब पघाड़ा की जो हिस्ट्री है, जो सूर्या बादशाह की हिस्ट्री है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सर मेरी ख्वाहिश है कि आप ये इनिशिएटिव लें, किसी तरीके से कोई थिएटर क्रिएट करें, क्योंकि हम जानते हैं हुर्रों की बड़ी एक हिस्ट्री है, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया। मेरी आपसे पर्सनल एक रिक्वेस्ट है सर
कि हम इस हिस्ट्री को किसी ना किसी तरीके से अवाम के सामने लेकर आए, क्योंकि हिस्ट्री को बड़ा मैनिपुलेट और धुंधला कर दिया गया कि हकायक किसी को मालूम ना पड़े कि कितनी कुर्बानियां हैं। देखिए ना, अब शहादत का ठेका भी इन्होंने उठाया हुआ है जी हाँ, और स्लोगन भी इनका है, रोटी कपड़ा मकान। अल्लाह सही है, हमारे शहीद जो हैं उन्होंने अंग्रेज से जंग की, जी हाँ, अंग्रेज साम्राज्य के साथ लड़े, सही है, फांसी चढ़े। उस टाइम पे नारा था वतन या कफन आज़ादी या मौत। वतन या कफन आजादी या मौत। जी, क्या तो बात। हमारा नारा आज भी वही है, हक सच का नारा, भेज पगारा। आजादी कब मिलेगी हमें? उस टाइम पे तो आज़ादी दिलाते दिलाते हमारे बड़े सूली चढ़ गए। बेशक। उसके बावजूद जो हमारे हुर थे, विदाउट हैविंग अ कमांडर, वो लड़ते रहे गुरिल्ला वॉर के लिए। इन्होंने पाकिस्तान में एक ही जगह पे जहाज का इस्तेमाल किया, वो हमारे लिए किया था। पैराशूट से उनके फौजी अंग्रेज आए और उन्होंने इनको जेल में डाला, हुरों को। और पाकिस्तान बन जाने के बाद भी जब पीर साहब शाह मर्दान शाह वापस आए 1952, तो उन्होंने आके फिर वो हुर आज़ाद कराए थे। वरना 5 साल तक, मतलब 47 से 52 तक वही कानून था, वही जेलें थी और वही अंग्रेजों के रखे हुए ऑफिसर्स थे। सिंध के सोल्यूशन सर, सिंध के लोगों को सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि जाहिर बात है वो आपकी तरफ देखते हैं एज ए लीडर, एज अ इंस्पिरेशन और एज ए उम्मीद कि यार कोई ऐसा सिंध का लीडर आएगा जो सिंध के तमाम मसाइल हल करेगा, सिर्फ अपने लोगों का नहीं सोचेगा, पूरे सिंध का सोचेगा। देखें, बात यह है कि हम पे कोई डाउट करे कि इफ़ वी आर नॉट सन ऑफ सॉइल, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इस सरजमीन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे घर ने दी हैं, और किसी ने इक़्तिदार के लिए दे सकते हैं, पावर के लिए दे सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, इंशाल्लाह वक्त आया आगे भी तो हमारा घर ही होगा कुर्बान होने के लिए। अल्लाह अकबर। और यकीनन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं शाह साहब, इसके ऊपर भी आपका कमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की, महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस, बेरोज़गारी, हर 10-15 दिन के बाद एक नया बजट आ जाता है, IMF की नई शराइत आ जाती है। आपकी नज़र में सर हम एज अ नेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे हैं, भले गवर्नर राज लग जाए, कू हो जाए, टेक ओवर हो जाए। ये जो अभी लेटली 3-4 महीने के अंदर जो हो रहा है हाल, इतनी स्पीड से तो कोई वायरस या कैंसर भी नहीं फैलता जिस बिल्कुल तरह सही कह रहे हैं सर। मतलब अब कल क्या होगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। ऐसे अनसर्टेन इन्वायरमेंट में, ऐसे अनसर्टेन हालात में जिसमें आपने कहा कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें किसके मुकाबले की तैयारी करनी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं शाह साहब कि लोग अपने गरेबान में नहीं झांक रहे हैं, लोग अपने अंदर बुराइयां दूर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ब्लेम गेम है। ये वो गंदा है, वो गंदा है, वो बुरा है, वो बुरा है। हम मिनहसल कौम एज ए नेशन कब सुधरेंगे शाह साहब? देखिए, नेशन एज ए नेशन, हमारे जो पाकिस्तानी हैं या सिंध की आवाम है, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। जिस तरह आपसे मुझसे कुछ नहीं छुपाना। अगर आप समझते हैं कि इंटीरियर का आदमी बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं है। सबके पास टच फोन है, फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंटरनेट है, फुल हर तरह से दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन वो भी आपकी मेरी तरह सोचते हैं कि हम तो वोट दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये किस तरह जीत के आ रहे हैं। अभी ताज़ा 70-80 रुपए जो मिसाल पिछले 15 दिन में पेट्रोल बढ़ा है जी। उसके बावजूद इलेक्शन जीत जाना इनका। अवाम भी परेशान है कि हमने वोट किसको दिया है, ये आगे जीत के कैसे है। इनके क्या पहले से 400-500 वोट डले हुए थे बैलेट बॉक्स के अंदर, या इनके एजेंट्स के पास एक्स्ट्रा बैलेट्स थे? ऐसे सिस्टम में फिर आपका इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है सर? ये सिस्टम तो करप्ट है, सारी 2 नंबरी हो रही है, सारी चीटिंग हो रही है सर। आपको तो फेयर ग्राउंड मिल ही नहीं रहा खेलने के लिए डेमोक्रेसी को। देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी है, इस टाइम पे जुडिशरी से लेके सारे इदारे जो हैं उन सबको मिल के बैठ के फैसले का टाइम है ये। अगर अभी इस सिस्टम को, मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, सिस्टम, पूरा सिस्टम, अगर ये सिस्टम अभी सही तरीके से सेट नहीं किया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा। अब ये बड़ी हिंट है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। सब लूजर होंगे इस सिस्टम में, जो भी शामिल है, जो भी इस सिस्टम का ऐसा है, सब नुकसान उठाएंगे, सब उठाएंगे। इस सिस्टम को सही कैसे करना है? स्पेशली हु कैन मेक डिफरेंस, यू नो। क्या आप समझते हैं भी सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। क्या फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने से सिस्टम सही हो जाएगा शाह साहब? देखिए, जब तक सही नुमाइंदे आके आवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बोला, इनको एहसास नहीं, इनको कदर नहीं है। मोहतरमा शहीद हुई तो ये आ गए पावर में, उस टाइम से लेके आज तक पावर में, तो इनको क्या एहसास है? इनके बैंक अकाउंट्स, इनके महल दुबई में, लंदन में, इनकी प्रॉपर्टियां। सिंध के लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या आखिरी फाइनल मैसेज देना चाहेंगे शाह साहब? सिंध के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारे
सिंध हमारी माँ है, हमारी धरती है, और सिंध के लोग हमारे अपने हैं। हमेशा हमने सिंध का साथ दिया है, इंशाल्लाह आगे भी हम ही देंगे। सही और गलत का फैसला अब सिंध के अवाम को करना चाहिए, क्योंकि पिछले 14 साल से मोहतरमा का और भुट्टो साहब के नारे लगा लगा के जो अवाम का खून चूसा गया है, अब तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि सिंधी भाई हमारे समझ जाएं कि यहाँ पे सिर्फ झूठ और एक प्रोपेगेंडा की गेम है। मजलूमियत दिखाते हैं, बाकी इनको देखो, इनका कपड़ा, इनकी गाड़ियाँ, इनके महल। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। पीर सैयद इस्माइल शाह राश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंकफुल टू यू सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप आए हमारे शो पे। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने रेज किया इज वेरी वैलिड कि अगर इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं है, तो फिर कराने का फायदा क्या? फिर ये सब कुछ पैसे जाया क्यों किए जा रहे हैं? कहा जाता है कि रेंजर्स हर पोलिंग स्टेशन पे होती है, क्यों नहीं होती है? क्यों काउंटिंग के वक्त दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? यकीनन ये वो सवाल जो आज उठाए हैं शाह साहब ने, इससे वाजे हो रहा है कि सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनको दूर जब तक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में सही सच्ची डेमोक्रेसी नहीं आएगी।